नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं आपके लिए राजस्थान जीके का मॉडल पेपर 8। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, जल्द से जल्द सेशन को क्लास को ज्वाइन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट्स में एक बार फटाफट से राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, भारत माता की जय, जो भी आपको पसंद है लिख दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आइए शुरुआत करते हैं हम आज की कक्षा की अपने प्रश्न संख्या 1 के साथ, जो है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। 56 का मैदान जो है भारत राजस्थान के किस भाग में स्थित है? क्या ये उत्तरी भाग में है, पूर्वी भाग में है, दक्षिणी भाग में है या फिर पश्चिमी भाग में है? तो प्यारे विद्यार्थियों, 56 का जो मैदान है यह हमारे राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी भाग में स्थित है। और कहाँ से कहाँ तक है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच में 56 गांवों का समूह है। कितने गांवों का समूह है? 56 ग्रामों का समूह है। 56 ग्रामों का समूह है, जिसके कारण इस भूभाग को क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। तो 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में? दक्षिणी भाग में। और कहाँ से कहाँ? प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्रामों का समूह है, इसलिए इसको 56 का मैदान कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत ऐसा व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी हो उसको प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श प्रावधान? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, अनुच्छेद 320 भाग 3(2) या अनुच्छेद 325(4), अनुच्छेद 318(1)(4), अनुच्छेद 322(2). तो अनुच्छेद 320 3 भाग 2 विकल्प 1 जो है यह संविधान का अनुच्छेद है, जिसके तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है। कितनी है राजस्थान की कुल जनसंख्या? बताइए प्यारे विद्यार्थियों। 56 507 188, 68 621 012, 62 304 520 है, 66 724 348। बताइए क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों 6,86,21,012 ये हमारे राजस्थान की कुल जनसंख्या है 2011 की कुल जनसंख्या के अनुसार। और ये कब आंकड़े प्रस्तुत किए गए? 25 मई 2013 को। 2011 की जो जनगणना हुई उसके 25 मई 2013 को जो आंकड़े दिए गए उसके अनुसार 6,86,21,012 हमारे राजस्थान की क्या है? कुल जनसंख्या है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम कौन से जिले में पाया जाता है? बताइए। बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या जैसलमेर में? तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वह हमारे कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। अब क्रम से 5 जिले पूछ लेता है, क्रम से 5 जिले बताइए जिनका जन घनत्व कम हो। तो कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पर देखते हैं हम, तो क्या आता है? जैसलमेर आता है। क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 17। कितना है? 17, यानी 1 किलोमीटर पर 17 व्यक्ति। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम बीकानेर। क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 78, यानी 1 किलोमीटर में 78। नंबर 3 पर हम बात करें तो बाड़मेर। नंबर 3 पर क्या आता है? बाड़मेर। बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 92, 92 है। नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो चूरू आता है। क्या आता है? चूरू। और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 147, 147। और नंबर 5 पर बात करें तो जोधपुर आता है। क्या आता है? जोधपुर, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 161 है। तो अगर हम बात करें न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले तो कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर हैं। सबसे कम किसका है? जैसलमेर का है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पोट्री का
केंद्र कौन सा है? सबसे पहले तो देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ब्लू पोट्री क्या है। तो ब्लू पोट्री में चीनी या जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको रंगीन और आकर्षक चित्रकारी, है ना, चीनी या मिट्टी के बर्तनों पर क्या किया जाता है? रंगीन और आकर्षक चित्रकारी, रंगीन और आकर्षक चित्रकारी, इसको क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री कहा जाता है। और ब्लू पोट्री कहाँ की विश्वविख्यात है? प्रमुख केंद्र कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? तो जयपुर है। क्या है? जयपुर। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री के लिए। विकल्प 3 जो है हमारे 5वें प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। और प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो गौरी बाई को, मांगी बाई को, बन्नो बेगम को या अल्लाह जिलाबाई को? किसको कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर निवासी कौन? अल्लाह जिलाबाई। कौन? अल्लाह जिलाबाई को क्या कहा जाता है? राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। इन्होंने कौन सा गीत गाया था? याद है आपको? केसरिया बालम। कौन सा? केसरिया बालम। केसरिया बालम गीत किसके द्वारा गाया गया? प्रश्न आता है अगर, तो अल्लाह जिलाबाई की तरफ। कहाँ की निवासी थी ये? बीकानेर की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर की निवासी थी। और 1982 में इन्हें क्या दिया गया? पद्मश्री दिया गया। 1982 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो ये इनके बारे में मुख्य बातें हैं। मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है। केसरिया बालम गीत इन्होंने गाया, बीकानेर की मूल रूप से निवासी है और 1982 में पद्मश्री को दिया गया। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में पूछा कि भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? गवरी नृत्य कहलाता है, गेर नृत्य कहलाता है, हाथी मना कहलाता है या नेजा कहलाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर जो किसके द्वारा नृत्य किया जाता है? सबसे पहले तो ये पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और इसके अंदर क्या होता है? वह तलवार से, है ना, अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और तलवार को घुमाते हुए नृत्य करता है ना, तलवार घुमाते हुए, तलवार घुमाते हुए घुटनों के बल बैठकर नृत्य करता है। घुटनों के बल बैठकर नृत्य करता है। और ये कौन सा नृत्य कहलाता है? हाथी मना नृत्य कहलाता है। इस नृत्य को क्या कहते हैं? हाथी मना नृत्य कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 में विकल्प 3 जो है सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है। मेवाड़ की जो अरावली क्षेत्र की भील जाति, उनका लोक नाट्य कौन सा है? कौन सा है बताइए? गंधर्व है, गवरी है, भवाई है या रम्मत है? तो प्यारे विद्यार्थियों यह है आपके गवरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? गवरी नृत्य है। यह संपूर्ण भारत का एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला भीलों का लोकनाट्य है। भारत का एकमात्र, जिसको दिन में, है ना, भारत का एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला, दिन में प्रदर्शित होने वाला लोकनाट्य है। यानी वो जो है सब रात को होते हैं होने वाला, ठीक है, लेकिन ये कब होता है? दिन में होता है। ये इनका सामाजिक, भीलों का कौन सा है? भीलों का सामाजिक और धार्मिक नृत्य है। भीलों का सामाजिक व धार्मिक नृत्य है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में कहाँ कहाँ किया जाता है? डूंगरपुर में किया जाता है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा, उदयपुर व सिरोही, उदयपुर व सिरोही में ये किया जाता है। तो विकल्प 2 जो है हमारे प्रश्न संख्या 8 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। और प्रश्न संख्या 9 में पूछा कि राजस्थान के वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? राजस्थान के वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? कौन थे? धन्ना। कौन थे? धन्ना जी। धन्ना जी ऐसे संत थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे और बनारस में रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। तो विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो भक्ति है, ध्यान है, साधना है या पाप है? 4 विकल्प हैं, भक्ति, ध्यान, साधना और पाप।
तो क्या होगा इसके अंतर्गत? भक्ति। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? भक्ति। अब अगर हम संत पीपाजी के बारे में बात करें तो संत पीपाजी का जन्म कब हुआ था? 1425 ईस्वी में। कब हुआ था? 1425 ईस्वी में गागरोन में हुआ था। गागरोन में हुआ था। ये किनके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। किसके? रामानंद जी के शिष्य थे। और अगर हम इनके बारे में जानकारी करें तो इन्होंने राजपाट त्याग कर संतों की सेवा करना स्वीकार किया था। संतों की सेवा करना स्वीकार किया था। ठीक है। इनके बाड़मेर में समदड़ी नामक स्थान पर भव्य मंदिर है। बाड़मेर के समदड़ी में भव्य मंदिर है। पीपाजी ने गागरोन गढ़ का प्रबंध संभालते हुए फिरोज शाह तुगलक को, किसको? फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में हराया था। और ये दर्जी समुदाय जो है ये संत पीपा को अपना आराध्य मानते हैं। दर्जी संप्रदाय है ना, दर्जी समुदाय के आराध्य कह सकते हैं मैंने इनको, है ना, कि आराध्य। तो ये संत पीपा जी के बारे में सामान्य जानकारी। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में पूछा कि आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? चौहान है, राठौड़ है, खींची है या गुहिल है? बताइए आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? तो आशापुरा माता जो है ये आपके चौहान वंश की कुलदेवी है। किसकी है? चौहान वंश की। इनका स्थान कहाँ है आशापुरा माता का? जालोर से 40 किलोमीटर दूर। जालोर से 40 किलोमीटर दूर मोदरा में, है ना, से 40 किलोमीटर दूर मोदरा नामक स्थान पर आशापुरा माता का मंदिर है। ठीक है। और यहाँ स्थापित मूर्ति कितने वर्ष पुरानी है? 1000 वर्ष पुरानी मूर्ति है यहाँ पर माता जी की। मूर्ति कितनी पुरानी है? 1000 वर्ष पुरानी मूर्ति है। और सोनगरा चौहान है ना, सोनगरा चौहान भी कौन से हैं? सोनगरा चौहानों की क्या है? ये है आपके कुल देवी है। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो बताइए, बहुत ही आसान सा है, डूंगरपुर, झालावाड़, बारा या बांसवाड़ा। तो बताइए कौन सा है? बिल्कुल डूंगरपुर में लगने वाला मेला बेणेश्वर मेला जिसको कहते हैं, है ना, आदिवासियों को महाकुंभ किया जाता है। यह सोम, जाखम एवं माही, सोम, जाखम व माही नदियों के संगम पर भरता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसे क्या क्या कहा जाता है? तो देखो, एक तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ये आए गए आपके भीलों का कुंभ, भीलों का कुंभ। और क्या कहा जाता है? बागड़ का पुष्कर, बागड़ का पुष्कर भी इसको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? बागड़ का कुंभ, याद कर लीजिए इसको, बागड़ का कुंभ। और क्या कहा जाता है? बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला आपको पता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है परिणामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेह पंथ द्वारा या सतनाम पंथ द्वारा। तो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थी, राम स्नेह संप्रदाय द्वारा फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? और ये कब प्रारंभ होता है? होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन। राम स्नेह संप्रदाय की जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वह क्या है? भीलवाड़ा के शाहपुरा में, भीलवाड़ा के शाहपुरा में प्रमुख पीठ है इसकी। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 में पूछा है कि गोरबंद आभूषण है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का है। राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण है। ऊंट के गले का है या महिलाओं के हाथ में पहनने वाला बाजूबंद है। तो प्यारे बच्चों, गोरबंद जो है ऊंट के गले का आभूषण है, ध्यान रखना, महिलाओं का नहीं। क्या है? ऊंट के गले का आभूषण है, जिसमें क्या क्या होती है? कांच होता है, कोडिया होती है, कोडिया होते हैं ना, खेलते हैं कोडिया, चंगापो जैसे आपने नाम सुना होगा राजस्थानी भाषा में। मोती और मणियों से गुथकर बनाया जाता है, मोती व मणियों से गुथकर बनाया जाता है।
मोती और मणियों से गुथकर बनाया जाता है। तो ऊँट के गले का आभूषण है गोरबंद नखराड़ो, है ना। प्रश्न संख्या 15 देखिए, और क्या पूछा गया कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। भाई बताइए, सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भील है, मीणा है, गरासिया है या सहरिया है? तो सर्वाधिक जनजातियों में क्रमशः क्या है? सबसे पहले आता है नंबर 1 पर मीणा समाज, उसके बाद आते हैं भील 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे आती है गरासिया जनजाति। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो गए? मीणा। और मीणा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जयपुर जिले में। कहाँ पर है मीणा समुदाय? सबसे ज़्यादा जयपुर जिले में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? जोधपुर के निकट ओसिया मंदिर जो है ये किसकी है? राठौड़ों की है, गहलोत की है, चौहानों की है या प्रतिहारों की है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ओसिया मंदिरों का जो समूह है वह हमारे प्रतिहारों की देन है। किसकी है? प्रतिहारों की देन है। जो कहाँ पर है? जोधपुर से 65 किलोमीटर दूर फलोदी मार्ग पर। कहाँ है? जोधपुर से 65 किलोमीटर दूर फलोदी मार्ग पर स्थित है ओसिया, है ना, फलोदी मार्ग पर। ठीक है, जहाँ श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाल समाज की कुल देवी जो है सचिया माता, है ना, एक एक लिख लेते हैं हम। श्वेतांबर जैन मंदिर, सच्चिका माता मंदिर, सच्चिका माता मंदिर। ठीक है, इसके अलावा सूर्य मंदिर, है ना, ऐसे 16 मंदिर है, सूर्य मंदिर भी है। ऐसे कितने मंदिर हैं? 16 मंदिर हैं यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, जिनका निर्माण कब कराया गया था? लगभग 7वीं से 10वीं शताब्दी में। 7वीं से 10वीं शताब्दी में इनका निर्माण कराया गया था। शताब्दी में किनके द्वारा कराया गया था? प्रतिहारों के द्वारा। किसके द्वारा? प्रतिहारों के द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है। जोधपुर के प्राचीन राजाओं, है ना, राजाओं की प्राचीन छत्रिय जो है उनका बताइए कौन सा? मंडोर, जसवंतथड़ा, ओसिया या लूणी? तो जोधपुर राज परिवार की छत्रियाँ जो वो कहाँ पर है? मंडोर में स्थित है। जोधपुर के राज परिवार की, है ना, जोधपुर राज परिवार की छत्रियाँ, जोधपुर राज परिवार की छत्रियाँ कहाँ पर है? आपके मंडोर में राज परिवार की छत्रियाँ जो मंडोर में है। तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 से पूछा कि राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था? बताइए क्या था? बीकानेर था, जयपुर था, बूंदी था या जैसलमेर था? तो राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र बूंदी था। क्या था प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी था। क्योंकि जो बूंदी की जो शैली है वो क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित है। कैसी है? प्राकृतिक सौंदर्य पर, प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित है, जिसमें पशु पक्षियों के चित्रण को प्रधानता दी गई है। पशु पक्षियों के चित्रण को प्रधानता दी गई है। ठीक है, तो प्राकृतिक सौंदर्य को और प्राकृतिक सौंदर्य में पशु पक्षियों के चित्रण को क्या दी गई? प्रधानता दी गई है। तो राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था? हमारे बूंदी था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वें प्रश्न में पूछा कि राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। भाई गलत कौन सा है? तो देखो प्यारे विद्यार्थी, टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है, बिल्कुल सही है। पाली बागड़ी, है ना, पाली बागड़ी है क्या? बताइए। पाली जो है वो बागड़ी में बोली जाती है कि नहीं? पाली जो है ये हमारे, ये बागड़ी जो भाषा है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? बागड़ी जो है ये हमारे डूंगरपुर हुआ है बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाते हैं, है ना। इस बोली को भीली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बागड़ी को भीली भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इधर 12, ये बाएं नहीं है 12 है। 12 में हाड़ौती सही है, करौली में मेवाती सही है। तो विकल्प 2 जो है बागड़ी जो बोली है वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21वें प्रश्न पूछा गया है वेली किशन रुक्मणी दी और छंदराव जेतसिरो इन 2 डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़, रतन महेश दासोत्री खिड़िया, जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाशन में लाने का श्रेय है।
बताइए किसको है? विजयदान देथा को है, ठाकुर केसरी सिंह भारत को है, टेसी टोरी को है, या लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को है? तो इटली में रहने वाले डॉक्टर टेसी येरी को, टेसी टोरी है इनका नाम, क्या है? टेसी टोरी, सही कर लीजिए, टेसी टोरी नाम है इनका, ठीक है। इटली में रहते हुए इन्होंने, कहाँ रहते हुए? इटली में रहते हुए बिना किसी व्याकरण और कोश की सहायता से हस्तलिखित ग्रंथों को क्या किया? राजस्थानी भाषा का अध्ययन किया इन्होंने, ठीक है। तो विकल्प 3 जो है हमारे प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। कान्हदड़े प्रबंध का रचयिता कौन है भाई? बताइए। नयन सुख है, राम भट्ट है, पद्मनाथ या हेमकवि है? तो प्यारे विद्यार्थियों, पद्मनाभ जो है, पद्मनाथ कहे तो पद्मनाभ जो है, जो कहाँ के थे? जालोर के चौहान अखेराज के आश्रित थे, अखेराज के आश्रित थे, आश्रित थे ये, अखेराज के आश्रित थे ये, यानी उनके दरबार में थे। आश्रित का मतलब उनके दरबार में थे। या इन्होंने कान्हदड़े नामक ग्रंथ की क्या की? रचना की थी, है ना। ये कौन सा है बताइए? ये वीर रस प्रधान है। कैसा है? वीर रस प्रधान ग्रंथ है, प्रधान ग्रंथ है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है कि राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1952, 2 फरवरी 1952, 3 मार्च 1952 या 15 मार्च 1953? तो कब हुआ? 3 मार्च 1952 को, 3 मार्च 1952 को राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल क्या थे? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री राजस्थान के, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे भाई राजस्थान के, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है भाई? बताइए। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? जयपुर में है, भरतपुर में है, उदयपुर में है या अजमेर में है? बताइए कहाँ पर है। तो राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल जो है यह हमारे उदयपुर में है। कहाँ है प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में है। इस स्कूल का शिलान्यास महाराणा भूपाल सिंह ने किया था। महाराणा भूपाल सिंह ने किया था। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल का शिलान्यास किसने किया था? महाराणा भूपाल सिंह ने 25 मार्च 1955 में। कब किया था? 25 मार्च 1955 को किया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25 से प्रश्न पूछा कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं भाई? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को, डूंगरपुर को, अलवर को या श्रीगंगानगर को? ये तो आना ही चाहिए। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, ठीक है। अलवर को क्या कहा जाता है? सिंह द्वार। क्या कहा जाता है? सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है, सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26 देखिए प्यारे विद्यार्थियों। धावड़िया के व्यक्ति होते थे। धावड़िया के व्यक्ति कौन होते थे? जो कारवा व काफिले को लूटते थे, वो जो राजाओं के लिए संग्रह करते थे, जो अनाज का भंडारण करते थे या जो दौड़ में भाग लिया करते थे। तो डाका डालने वालों को क्या कहा जाता था? धावड़िया कहा जाता था। तो जो कारवा व काफिलों को लूटते थे उनको क्या कहा जाता था? धावड़िया कहा जाता था। ये मुख्यतः गुर्जर, मीणा, जाट और राजपूत होते थे। कौन होते थे? गुर्जर, मीणा, जाट और राजपूत, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 27 की ओर। 27 प्रश्न पूछा गया है, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सीता माता में, रणथंभौर में, सरिस्का में या ताल छापर में? बताइए किस में पाए जाते हैं? तो बिल्कुल चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में स्थित कौन सा? ताल छापर। कौन सा? ताल छापर जो है यह किसके लिए? कृष्ण मृगों के लिए जाना जाता है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1971 में। कब हुई थी? 1971। कौन से जिले में है ये? चूरू जिले में। चूरू जिले की भी कौन सी तहसील में? सुजानगढ़ में। किस में? सुजानगढ़ में, है ना। ये काले हिरणों के लिए और कुरंजा जो पक्षी आते हैं, कुरंजा पक्षी, इन दोनों के लिए फेमस है। एक तो कृष्ण यानी काले हिरण और एक कुरंजा, इन दोनों के लिए बहुत फेमस है। प्रश्न संख्या 28 देखिए प्यारे विद्यार्थियों। रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? राग फास्फेट की खान कहाँ स्थित है? दरीबा में, आगूचा में, नाथरा की पाल में या झामर कोटड़ा में?
कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर के झामड़ कोटड़ा, उदयपुर के झामड़ कोटड़ा में रॉक फास्फेट, ये कहाँ पे? उदयपुर स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। 29वें प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेहंदी सोजत की सही है, लहसुन 12 में, यह भी सही है। ईसबगोल जो है वह जालोर में होता है, सही है। किन्नू की बात करें तो किन्नू कहाँ होते हैं बताइए? बूंदी में होते हैं क्या? नहीं, किन्नू बूंदी में नहीं होते। तो विकल्प 4 जो है ये क्या है? सुमेलित नहीं है। बात करते हैं हम और अन्य चीज़ों की। तो जैसे मान लीजिए हम केले की बात करते हैं तो केला कहाँ पे होता है अधिक? बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे होता है? बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ में। हरी मेथी की अगर हम बात करें, हरी मेथी कहाँ पे होती है? नागौर में अधिक होती है। कहाँ होती है? नागौर में अधिक होती है। बात करते हैं तंबाकू, तंबाकू अधिक कहाँ होता है? ये राजस्थान की बात है, अलवर और झुंझुनू में। कहाँ पर होता है? अलवर और झुंझुनू में, ठीक है। अफीम चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ 12, अफीम चित्तौड़गढ़ और 12 में, चित्तौड़गढ़ और 12 में, ठीक है। बढ़ते अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, कोई मामला राज्यपाल की स्विवेकीय शक्तियों में आता है या नहीं, इसके बारे में आखिरी निर्णय किसका होगा? कोई भी मामला राज्यपाल की स्विवेकीय शक्तियों में आता है, इसका निर्णय किसका होगा? आखिरी बताइए किसका होगा? विधानसभा के स्पीकर का, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का या मुख्य सचिव का? तो राज्यपाल की स्विवेकीय शक्ति में आता है, यानी इसका आखिरी निर्णय राज्यपाल का ही होगा। विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 30 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने गलत हुए, ये भी बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपने अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।